नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार आप सभी का एनसीई एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए पॉलिटी या जीएस की पहली क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम आपको इंडियन पॉलिटी, संविधान क्या है, भारत का संवैधानिक विकास, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ। यदि हम बात करें इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। देखिए, इसके नाम से ही स्पष्ट है, भारतीय राज व्यवस्था। इसके नाम से ही स्पष्ट है, यानी भारत में जो राज करने की व्यवस्था है, भारत में जो राज करने की व्यवस्था है, उसी को भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। अब भारत की जो राज व्यवस्था है वो किसके द्वारा संचालित की जाती है? जो भारत की राज व्यवस्था है वो भारतीय संविधान द्वारा संचालित की जाती है। यानी भारत में जो राज करने की व्यवस्था है उसको भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं, जिसके द्वारा यह संचालित की जाती है उसे भारतीय संविधान कहते हैं। अब बात करते हैं कि संविधान क्या है। देखिए, बहुत सी परिभाषा दी गई हैं कि संविधान क्या है। इसके बारे में बहुत सी परिभाषा किताबें भी मिलेंगी, वैसे भी मिलेंगी, पर हम कुछ एक परिभाषा आपको बता रहा हूँ और कुछ मौखिक पॉइंट हैं, उनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे, वो है वैधानिक दस्तावेज, वो है वैधानिक दस्तावेज जिसमें उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिससे किसी भी सरकार को संचालित किया जाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि संविधान क्या है तो बता देंगे वो है वैधानिक दस्तावेज जिसमें उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है, जिसमें किसी भी सरकार को संचालित करने के जो कानून दिए जाते हैं उनके बारे में जो भी बताया जाता है, कैसे संचालन किया जाएगा, उसी को संविधान कहते हैं। कुछ और पॉइंट हैं, जैसे संविधान हमारी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है। संविधान हमारी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान की भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं को ये अभिव्यक्त करता है। तो ये पॉइंट ये भी हो जाता है कि संविधान हमारी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है। अगला पॉइंट है, यह है सरकार के मूलभूत ढांचे को दर्शाता है। इट रिप्रेजेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। यह सरकार के मूलभूत ढांचे को दर्शाता है। अब आप सभी को पता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सरकार को संचालित करने के लिए हमें 3 स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता होती है, जो कि इस प्रकार हैं। आप देखिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब तक आप।
चलिए अब आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी सरकार को संचालित करने के लिए 3 स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता होती है, जो कि इस प्रकार हैं। पहले आता है विधायिका, लेजिस्लेचर। इसका दूसरा नाम व्यवस्थापिका। पहला स्वतंत्र निकाय कौन सा है? विधायिका, लेजिस्लेचर। इसके दूसरे नाम से व्यवस्थापिका। नंबर 2 पे आता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। अंतिम है न्यायपालिका। इसको बोलते हैं जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इनका काम क्या होता है? विधायिका कार्य होता है टू मेक लॉ, कानून को बनाना या विधि को बनाना। कार्यपालिका का काम अप्लाई टू लॉ यानी लागू करना, कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य इन कानूनों को परिभाषित करना होता है। नोट कर लीजिए आप। तो अभी तक हमने जाना विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी। इनका कार्य, विधायिका का कार्य होता है कानून को बनाना, कार्यपालिका का कार्य है लागू करना, जो और लिख दिया, और न्यायपालिका का कार्य है परिभाषित करना। अब बात करते हैं संविधान। नोट हो गया होगा यहाँ तक। यदि हम बात करें संविधान शब्द की, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान शब्द का निर्माण किससे हुआ है, तो संविधान शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट, लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुआ है। इसका अर्थ ही होता है, कॉन्स्टिट्यूट शब्द का अर्थ ही होता है शासन करने का सिद्धांत, शासन करने का सिद्धांत। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है, तो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ ही होता है शासन करने का सिद्धांत। यानी कि हम कह सकते हैं कि संविधान वह उन कानूनों का समूह है जिसके द्वारा किसी भी सत्ता की शक्तियों तथा शक्तियों के प्रयोग को सुनिश्चित करता है। चलिए बात करते हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। संविधान के विकास के बारे से बात करने से पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है, सबसे पुराना संविधान किस देश का है,
तो इसका आंसर है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हिंदी में बोलें तो संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पुराना संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कब बना? इसे 17 सितंबर 1787 को स्वीकृति मिली, जबकि इसे 21 जून 1788 को लागू किया गया। जिस प्रकार से हमारे भारत में संविधान को स्वीकृति 26 जनवरी 1949 को मिली और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया, उसी प्रकार से अमेरिका का संविधान भी 17 सितंबर 1787 को स्वीकृति मिली और 21 जून 1788 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, यदि हम बात करें कि यूरोप या यूरोप के देशों की यूरोप की सबसे पुराना संविधान यूरोप देश में या यूरोप महाद्वीप में किसका है? तो यूरोपियन कंट्री में सबसे पुराना संविधान नीदरलैंड का। यूरोप महाद्वीप में सबसे पुराना संविधान नीदरलैंड का है। यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं तब। अगला क्वेश्चन है, यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा अलिखित संविधान किस देश का है? सभी को पता है, सभी को पता होगा, आप सभी पढ़ते हैं कि सबसे बड़ा लिखित संविधान ब्रिटेन या इंग्लैंड। सबसे बड़ा अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, परंतु इसमें एक चीज़ लिखी हुई मिलती है जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो क्या है ये मैग्ना कार्टा और क्या है मैग्ना कार्टा, सब इसके बारे में हम जानते हैं। मैंने बात की मैग्ना कार्टा, तो क्या है ये मैग्ना कार्टा? सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट किंग्स जेम्स ने अपने इंग्लैंड के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार लिखित रूप में प्रदान किए थे या दिए थे, उन्हीं को मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो क्या बोलेंगे कि 1215 ईस्वी में किंग जेम्स ने अपने इंग्लैंड के नागरिकों को कुछ लिखित मौलिक अधिकार दिए थे, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान किसे मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 तक मैग्ना कार्टा कहा गया है, क्योंकि ब्रिटेन के जो राजा थे किंग्स जेम्स, उन्होंने अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए थे,
और हमारे भारत में भी भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है। ठीक, यदि आपसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सभी को पता है सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है, जो कि 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति मिली और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। यहाँ तक नोट कीजिए। तो हमने अभी तक जाना कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है, सबसे बड़ा अलिखित संविधान किस देश का है और सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। अब बात आती है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है, इससे पहले किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। तो नोट हो गया होगा आपका। क्वेश्चन क्या था? भारत से पहले सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान वर्तमान में भारत का है, लेकिन इससे पहले किस देश का था? यूगोस्लाविया। ध्यान रखेंगे आप, यूगोस्लाविया। वर्तमान में तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, लेकिन इससे पहले यूगोस्लाविया का था। दरअसल हुआ क्या कि यूगोस्लाविया के छोटे छोटे धीरे धीरे अपने अपने हिस्से कर लिए, बांट लिए छोटे छोटे देश, तो धीरे धीरे संविधान भी बट गया। लेकिन अब वर्तमान में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश में है, सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश में है, तो इसका जवाब भी होगा भारत। ये तो होगा बेसिक क्वेश्चन। थोड़ा अब ये तो पता चल गया कि सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश में है। यहीं इसके विपरीत पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा लोकतंत्र किस देश का है, तो याद रखेंगे आप, सबसे छोटा लोकतंत्र नौरू देश का है। शायद सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने नौरू देश। तो ऐसा कीजिए, आप वर्ड में उठाइए, उसे ढूंढिए और हमें कमेंट में बताइए कि नौरू देश कहाँ पड़ता है। ये तो है कुछ बेसिक क्वेश्चन। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के विकास के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास, जैसा कि हम सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति मिली और इसी दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। संविधान दिवस अगला है कि 26 जनवरी 1950 संविधान लागू किया गया और इसी दिन मनाते हैं गणतंत्र दिवस। ये तो बेसिक है, हमें सबको पता होना चाहिए कि संविधान किस दिन को स्वीकृति मिली और किस दिन लागू किया गया। अब बात करते हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। यदि हम बात करें कि
संविधान विकास के बारे में तो सबसे पहले इसमें हम सिर्फ अंग्रेज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि भारत का जो संविधान विकास है प्रॉपर अंग्रेज़ों से ही संबंधित है। इससे पहले डच भी आए, पुर्तगाल भी आए, लेकिन उन्होंने हमारे संविधान के कोई भी योगदान नहीं दिया। तो प्रॉपर अंग्रेज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से हमारे संविधान विकास को आगे बढ़ाया। बात करें तो 1599 सन 1599 ईस्वी में एक अंग्रेज, इसका नाम था जॉन मिल्डे नहाल। सर जॉन मिल्डे नहाल भारत आया। उसने देखा कि पुर्तगाली भी भारत देश में आ चुके हैं और डच भी आ चुके हैं और काफ़ी व्यापार से ये लोग मुनाफा कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपनी सरकार से परमिशन लें और भारत जाके व्यापार करें और काफ़ी मुनाफा कमाएं। तो हुआ क्या, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने एक राजपत्र पर सिग्नेचर किए। इसको हम चार्टर या राजलेख या आदेश पत्र पर सिग्नेचर की और कहा कि आप जाइए भारत एवं उसके पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने जिस चार्टर पर सिग्नेचर करके दिए थे उसकी अवधि 15 वर्ष के व्यापारिक एकाधिकार के साथ 15 वर्ष के व्यापारिक एकाधिकार के साथ भारत में भेजा था कि जाइए आप लोग भारत के साथ व्यापार कीजिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट में बोलें तो EIC, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ध्यान रखना है, अंग्रेजों वाली है। ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापक के बारे में बात करें, इसकी स्थापना तो सन 1600 ईस्वी में हो चुकी थी। इसके दो संस्थापक थे, जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट। ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट थे और ये कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हो चुकी थी। यदि हम बात करें इसके वास्तविक नेम या एक्चुअल नेम, ईस्ट इंडिया कंपनी के वास्तविक नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंटेज ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। तो कंपनी का वास्तविक नाम द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंटेज ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, यानी इसकी स्थापना पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए की गई थी। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापक पूछे जाएँ तो जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट,
इसका एक्चुअल नेम द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट इज ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी संरचना को दो भागों में बांटा गया, जैसे कि एक को बोलते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, या शॉर्ट में बोले तो COP। हिंदी में बोले इसको तो हितधारक मंडल, हितधारक मंडल। और दूसरा इसका भाग था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको बोलते थे निदेशक मंडल। तो यह है ईस्ट इंडिया कंपनी संरचना। इसको दो भागों में बांटा गया, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हितधारक मंडल तथा निदेशक मंडल। अब हितधारक मंडल में कौन कौन लोग होते थे और निदेशक मंडल में कौन कौन लोग थे। बेसिकली बात करें कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर्स का मतलब ही होता है मालिक। तो कोर्ट हितधारक मंडल में एक टॉप मैनेजमेंट होता है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जिसको हम एक कंपनी हो किसी भी, उसमें जो टॉप मैनेजमेंट होता है, मतलब जो जिसके सबसे ज़्यादा शेयर जो मालिक होते हैं उन्हीं को प्रोप्राइटर्स बोलते हैं। तो इसमें 25 सदस्य जो खुद मालिक थे, मतलब कंपनी के जो खुद मालिक थे। और इस निदेशक मंडल में एक गवर्नर, एक उप गवर्नर तथा 24 अन्य सदस्य थे। हितधारक मंडल में 25 सदस्य थे जो खुद के मालिक थे, जो किसी ने कंपनी में शेयर लगाया था। और निदेशक मंडल की बात करें तो इसमें तो एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। ये सभी लोग मिलकर भारत में व्यापार करने के लिए आए। 25 सदस्य ये और 24 अन्य सदस्य ये और 2 गवर्नर तथा उप गवर्नर, ये सभी लोग मिलकर भारत में व्यापार करने के लिए आए। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। और सभी को पता है कि जब भारत में अंग्रेज आए थे उस समय मुग़लों का शासन चल रहा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उस समय भारत का मुग़ल बादशाह कौन था? अकबर। लेकिन जब भारत में अंग्रेज़ आए 1608 में, उस समय भारत का शासक मुग़ल शासक जहांगीर था। सबसे पहले सन 1608 कैप्टन हॉकेन सन 1608 ईस्वी में ब्रिटिश या कंपनी की तरफ से कैप्टन हॉकिस जहांगीर की दरबार, इस समय जो मुग़ल बादशाह था वो सलीम या जहांगीर के दरबार में गए और उनसे परमिशन मांगी कि हमें इस देश में व्यापार करना है। तो जहांगीर ने परमिशन दे भी दी। अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम अस्थाई फैक्ट्री, जो अस्थाई कारखाना कहाँ पे लगाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला अस्थाई कारखाना मूसलीपट्टनम,
मूसलीपट्टनम 1611 ईस्वी। ठीक, अगला पॉइंट 1609, 1615 और 1626, ये 3 डेट हैं। 1609, 1615, 1626 सम्राट थे किंग जेम्स फर्स्ट। 1609, 1615 तथा 1626 उस समय ब्रिटेन के सम्राट किंग जेम्स फर्स्ट ने इनके अधिकारों को और बढ़ा दिया। जैसे सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी, उन्होंने 15 वर्षों के एकाधिकार के साथ भारत में अंग्रेजों को भेजा था। उसी प्रकार अब सम्राट है किंग जेम्स फर्स्ट, उन्होंने 1609 क्रम से 1615 और 1626 में एकाधिकार को बढ़ाया। चाहे तो आप वोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने अपना स्थायी कारखाना, ये था अस्थायी कारखाना, अब यह स्थायी कारखाना सूरत, इन्होंने अपना स्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी, डेट याद रखेंगे, स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में खोला। चलिए बात करते हैं आगे। सोलह 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक और अंग्रेज गया जिसका नाम था टॉमस रॉ। ठीक, 1615 ईस्वी में एक अंग्रेज जहांगीर के दरबार में गया जिसका नाम था टॉमस रॉ। अब टर्निंग पॉइंट तब आया, अरे यार, टर्निंग पॉइंट इनके लिए ये था कि 1726 ईस्वी में किंग जेम्स जो कि वहाँ के सम्राट थे किंग जेम्स फर्स्ट, उन्होंने इनको एक राज लेख पर हस्ताक्षर करके दिए, राजलेख पर हस्ताक्षर किए, जिसमें जिसके तहत 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। कौन कौन सी थी वो प्रेसिडेंसी? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। इसी 1726 के राजलेख के अनुसार 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई भारत में, कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में। और इसी के द्वारा तीनों प्रेसिडेंसी में निगम की स्थापना की गई। 1726 के राजलेख के द्वारा 1726 में ही कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई और इसी से निगम की स्थापना की गई। और इसी के द्वारा 1726 में ही मेयर कोर्ट की स्थापना की गई। मेयर कोर्ट का यहाँ काम क्या था कि ये तीनों प्रेसिडेंसी हैं, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इन सब का कानून कौन बनाएगा? मेयर कोर्ट। तो मेयर कोर्ट का काम क्या था? कानून बनाना। ठीक, 1726 के राजलेख द्वारा 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना की, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, और इसी के द्वारा निगम की स्थापना की गई और इसी के द्वारा मेयर कोर्ट की स्थापना की गई। अब टर्निंग पॉइंट यहाँ पर एक और आया अंग्रेज़ों के लिए, सभी को पता होगा बैटल ऑफ प्लासी
1757 का प्लासी का युद्ध। टर्निंग पॉइंट्स आने के लिए 1757 का प्लासी युद्ध। अंग्रेज धीरे धीरे भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे। तो 1757 प्लासी युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के जो गवर्नर थे उस समय, जो कि कंपनी का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों लोगों के मध्य में युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जो बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और कंपनी की जीत हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। तो ये अंग्रेज 1757 के प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद थोड़े पावरफुल हुए और सबसे अधिक पावरफुल तब हुए जब इन्होंने जो निर्णायक युद्ध माना जाता है 1764 का बक्सर का युद्ध। जो निर्णायक था 1764 का बक्सर का युद्ध, इसमें भारत की तरफ से जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय और बंगाल की तरफ से मीर कासिम और अवध के नवाब सजाउद्दौला और अपोजिट साइड से जो कंपनी की तरफ से थे, जो सेनापति था हेक्टर मुनरो। इस हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सैनिकों के साथ इन तीनों लोगों को पराजित कर दिया और कंपनी की फिर से जीत हुई। इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज और पावरफुल हो गए। इन्हें लगा अब भारत में जब एक साथ उन्होंने 3 लोगों को हरा दिया, 3 सेना हरा दी, तो उन्हें लगा हम भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे को जो स्टार्ट होगा वहीं से होगा आपका भारतीय संविधान का विकास। ये कुछ हिस्ट्री के पॉइंट थे जो कि संविधान विकास में मायने रखते हैं कि कहाँ से कहाँ संविधान विकास कैसे कैसे हुआ। तो आगे बात करते हैं। इन दोनों युद्ध के बाद, यानी बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में एक संधि हुई। 1765 में एक संधि हुई जिसे हम बोलते हैं अलाहाबाद या इलाहाबाद। अब तो नाम इसका प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद की संधि। लेकिन घबराना नहीं, क्वेश्चन तो इलाहाबाद की संधि के नाम से ही आएगा। इस इलाहाबाद की संधि के बाद हुआ क्या कि जितने भी शासन व्यवस्था जो इन नवाबों के पास थी, शाह आलम मुगल बादशाह, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला, जितने भी इन संधि में हुआ क्या कि सारा जो कुछ था शासन व्यवस्था वो कंपनी को दे दिया। ऐसे सीधे उन्होंने हड़प लिया था। युद्ध जीते हैं तो संधि हुई तो वो उनकी बात माननी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, इन तीनों लोगों ने मिलकर कंपनी को अपना सब कुछ दे दिया और ये लोग हुए गुलाम। इससे आगे हम बात करेंगे भारतीय संविधान विकास, तो उसको हम 2 चरणों में पढ़ेंगे, कुछ देखते हैं। इससे आगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें आपका पहला रहेगा विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और दूसरा रहेगा क्राउन, इसको हिंदी में बोलते हैं ताज। सीधी सी बात है, ब्रिटेन का सीधा सम्राट इंटरफेयर करेगा, यहाँ पर कंपनी इंटरफेयर करेगी। तो भारत का संविधान विकास अब यहाँ से शुरुआत होगी। इससे पहले जो भी था वो बेसिक था कि इसके बारे में कहाँ से कहाँ कैसे हुआ।
तो 2 चरणों में विकास होगा, भारतीय संविधान का विकास, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और ब्रिटिश क्राउन। इससे आगे का हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।